वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अगर कहा जाए ये पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन हैं, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। बेतहाशा फिल्में, सुपर हिट ड्रामास, अदाकारी के जौहर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ़ करना तो बनता है। अ मैन विद 1000 फेसेस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, द लेजेंडरी एक्टर नैयर एजाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सर आपको। थैंक यू, प्रोग्राम में वेलकम। कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी जर्नी का आगाज़ कब हुआ, पैदाइश कहाँ की, कैसे इस फील्ड में आए, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम लोग गए तो यहीं लाहौर से, पंजाब के, लेकिन माली साहब की ट्रांसफ़र हो गई थी कोयटा। तो कोयटा में हम अपना 2 और 3 हम 5 बहन भाई हम लोग कोयटा में पैदा हुए थे। और मेरी पैदाइश भी कोयटा की है और पैदा वहीं हुआ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद मैं लाहौर आ गया अपने बड़े भाई के पास। यहाँ से मैंने मैट्रिक की, फिर यहाँ से क्रिकेट भी खेलता था। फिर वारिस साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई तो वापस मुझे कोयटा जाना पड़ गया। तो वहाँ जाके फिर मैंने FA BA MA पॉलिटिकल साइंस में वहीं से किया और वहीं रहा। और चूँकि क्रिकेट खेलता था, लेकिन वॉइस ऐसी थी कि जहाँ भी जाता था वो समझते थे मैं या तो कोई रेडियो करता हूँ या कोई और काम करता हूँ, तो वो मैं कभी करता नहीं था। तो वहाँ फिर मुझे हमारे भाइयों जैसे हैं, आर्को मेंस वेयर है वहाँ पे बड़ी मशहूर, वहाँ मैं था तो बात कर रहा था। तो तारिक महराज साहब जो वहाँ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यार इसकी तो वोकल बहुत अच्छी है, इसको ड्रामों में बोल काम कर। अरे जी मुझे तो काम वाम आता नहीं ड्रामों का, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। और वाकई उस वक्त तक एक्टिंग का कोई दिमाग नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार, बस हमारे पास कोयटा में एक्टर ही कोई नहीं, तो तुम आओ करो। और इस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आप ये समझ लें कि मैं जिस वक्त ये ड्रामा किया था, मैट्रिक एग्जाम देके गर्मियों में छुट्टियों पे लाहौर कोयटा गया हुआ था। अभी मतलब कोई इतनी खास एज नहीं थी, 16-17 साल होगी। तो लेकिन हाइट और वॉइस मेरी शुरू से भारी थी, तो जिसका मुझे एडवांटेज भी मिला। और यंग टू ओल्ड कैरेक्टर मैंने उस वक्त की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी नजमा महबूब साहबा, उनके साथ किया था। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस फिर वो काम जो है सिलसिले का आगाज हो गया। हाँ, पहला इनाम एक सीन मैंने किया था, तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिया और कहा ये काम छोड़ना मत। तो उसके बाद फिर मेरे भी हो गया कि यार घर की जिम्मेदारियाँ, मसले मसाइल साथ साथ चलाने के लिए फिर ये काम करते रहो, इसमें मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ। तो वो फिर आस्ता आस्ता जब आपको इर्द गिर्द से तारीफ़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर से वो जो छुपी हुई पोटेंशियल है उसको भी तलाश करना पड़ता है। तो वो तलाश करते करते चीज़ें आना शुरू होगी, तो बस फिर करना शुरू। और वो टाइम भी मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत था, क्योंकि टीवी चैनल एक था, इतने फाइन प्रोजेक्ट्स होते थे। और मुझे मेरी मेमोरी में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो आपकी फर्स्ट मेमोरी अगर मैं रिकॉल करती हूँ, कालिदास का एक जो कैरेक्टर आपने किया था, और वो ड्रामा मेरे ख्याल से बड़ा मैच्योर स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम चूँकि छोटे थे और सब बैठ के टीवी का क्रेज़ होता था, और वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था, कितना जानदार कैरेक्टर था, और यू डिड इट सो वेल कि आज तक आप देखेंगे हमें, हमारी जनरेशन को वो कैरेक्टर, उस ड्रामे के शायद सारे कैरेक्टर्स याद हैं। और वो पूरी दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ, कालिदास लोगों को पहले वो नाम लेते हैं जी, कालिदास मेरे। अच्छा, उस वक्त ये था ना कि फिल्म तो इंटरटेनमेंट थी, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा फिल्मों की तरफ जाने नहीं देते थे ना। तो फिर आ जाकर टेलीविज़न रह जाता था। शाम 6 बजे से बैठते थे घर वाले, और रात 9 बजे जब खबरनामा लगता था तब जाके सारे हटते थे, ड्रामा चल रहा है और ये हो रहा है, वो सब इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बट तो ये टीवी की जर्नी से पहले जो फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट मिला, आप मैट्रिक में थे और पहला ड्रामा आपको उसका ऑफर हो गया, उससे पहले आपको ये अपने टैलेंट के बारे में मालूम था, या फैमिली या आसपास में लोग अप्रिशिएट करते थे? वो ऐसा था कि मेरे एक भाई रियाज जो फौत हो गए, वो एक्टर थे, और वो बल्कि मैं पहले एक्टर था, वो बाद में एक्टर बने। और एक भाई जो सलामत नहीं, वो कराची अमेरिका में शिफ्ट हो गए, अमेरिकन है, वो पाकिस्तानी आते। तो उस हद तक वो कुछ ज़्यादा वो नहीं था मुझे कि मैं एक्टर बन जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं था।
तो वो बस जब मुझे पहली ऑफ़र हुई और मैंने जब किया, तो वो होता है ना कि इंसान को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियत है। वो जब एक दफ़ा आपको कोई चांस मिलने की देर होती है, तो उसके बाद जब आपको एहसास होता है कि यार, मुझे ये होता था कि यार दुनिया में जो भी आदमी है सुबह जॉब पे जाता है, सुबह सुबह बेचारा शेव कर रहा है, टाई लगा रहा है, जा रहा है, और ये ऐसा काम है कि इसमें आपको जगाया जाता है कि सर गाड़ी भेज रहे हैं, आप उठ जाएँ और तैयार हो जाएँ, हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो वो फिर ज़्यादा अच्छा लगा कि यार ये तो बादशाहों वाला काम है, ये करना चाहिए। तो फिर वो तो जो भी लोग ड्रामा में या फिल्म में या रेडियो पे जिनको आना होता था या आते हैं, तो वो ज़बान जो लैंग्वेज है उसका बड़ा ख्याल किया जाता है ना, कि उर्दू साफ़ हो, नफीस अदायगी हो, और उस वक्त में तो बहुत ज़्यादा था, बहुत अब तो आई थिंक कि शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, लेकिन बैक एट दैट टाइम बहुत, मतलब आप जैसे और भी कितने हमारे जो लेजेंडरी एक्टर हैं, एक से बढ़कर एक सब लोग, तो तब तो बड़ा देखा जाता होगा, परखा जाता होगा। तो जो खूबसूरती, जो नफासत में आपकी अदायगी में या ज़बान में देख रही हूँ, ये उस वक्त भी इसी तरीके से थी, और क्या ट्रेनिंग थी इसके पीछे? इसके पीछे ट्रेनिंग, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शौक नहीं था, ट्रेनिंग कोई भी नहीं थी। मैं आई यूज्ड टू स्पीक ज़्यादा पंजाबी में बोलता हूँ, हम लोग हैं पंजाबी, तो मैं पंजाबी में ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन एक था कि यार जब एक्टिंग शुरू कर दी, तो उस वक्त ये था कि यार ये पंजाबी लहजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम किसी का देखते थे कि यार इसके तो टोन में पंजाबी लहजा आ रहा है, या बलूची पश्तो कोई लहजा आ रहा है। तो उसका एहतियात यही था कि यार नहीं, अपनी उर्दू को प्रॉपर करना है। हमारे साथ जब हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ उर्दू स्पीकिंग भी थे, वो भी थे, तो वो बचपन से बोल बोल के उर्दू बेहतरीन सी थी। तो अब भी मैं बहुत ज़्यादा पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता कि बहुत पंजाबी बोलता है, लेकिन उर्दू का लहजा वो ज़रा बेहतरीन है, वो बचपन से ही है। ज़बरदस्त। तो जो पहला प्रोजेक्ट मिला, पहला ड्रामा मिला, उसमें भी नेगेटिव किरदार आपका था? नहीं, सरदार का रोल था। अच्छा। यंग टू ओल्ड था, और अना पसंद एक सरदार था, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थी कि वो उसमें वो सूट कर गया वो रोल। तो वो फिर बाद में, पहले वो लगता लोगों को नेगेटिव है, लेकिन एंड में वो जाके पॉजिटिव हो जाता है। अपनी रियाया को फिर वो छूट दे देता है कि नहीं नहीं यार, इधर तालीम भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस वो इस तरह का रोल था। नेगेटिव एक टाइम ऐसा था जब मैं कोयटा में काम कर रहा था, तो बहुत से भंवर सीरियल थी जिसमें मैंने एसएसपी जलाल का रोल किया था, जो यूके से पढ़ के आता है, और इस तरह उसमें मैं पॉजिटिव था। और बहुत से ड्रामे ऐसे थे जिसमें मैं पॉजिटिव रोल करता था। वो एक टाइम ऐसा था कि कोयटा के प्रोड्यूसर इस बात पे बिलीव ही नहीं करते थे कि इसको नेगेटिव रोल दिया जाए। अच्छा। वो ये पॉजिटिव सा आदमी है, इसको नेगेटिव रोल नहीं देना। तो मैं कभी प्रोफेसर बन रहा हूँ, कभी क्या बन रहा हूँ, वो पॉजिटिव कर रहा होता था। फिर मैंने एक दफ़ा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की कि यार ये जो एक कैरेक्टर है बाबे का नेगेटिव थोड़ा सा, तो यार ये वाला मुझे दे दो, मैं इसको कर लेता हूँ, ये वाला मुझसे ना करो। उन्होंने कहा हाँ कर ले यार, क्या ज़रूरत है तुमको करने की, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी वॉइस है, छोड़ो बस यही करते जाओ। मैं कहा नहीं यार, ये स्टेल काम हो रहा है, मैं ज़रा थोड़ा सा हटना चाहता हूँ। ठीक, फिर रास्ता आस्ता। और पहला जो था नेगेटिव रोल वो मैंने किया था मदार में, गुलमस्त का रोल किया था मैंने, और उस वक्त भी कुछ छोटे छोटे से बाल करवाए थे, और वो पहला नेगेटिव रोल। अच्छा, मैं अक्सर पहले, इससे पहले मेरा न्यूज़ का बैकग्राउंड था, तो मैं न्यूज़ जब पढ़ती थी तो उसमें टॉक शोज़ भी कई दफ़ा करने हुए। तो आपको पता है वो सियासतदान होते हैं, उनसे ज़रा कड़े सख्त सवाल करने पड़ते हैं। तो मुझे बड़ा फीडबैक है कि तुम्हारी इतनी सॉफ्ट सी आवाज़ है और सॉफ्ट सी एक्सप्रेशन है, तो तुम ये मत किया करो, तुम ज़रा ना लाइटर चीज़ें किया करो। तो हमारे आसपास के लोग हमें फीडबैक भी तो कर रहे होते हैं। तो जब आप यंग एज में, एक हर एक की एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी होती है, यंग एज में यूनिट सरदार का रोल और जो बड़े इस तरह के किरदार थे, तो ये आपकी पर्सनालिटी का खासा था, एज था, या आप उसको इतना खूबसूरती से अडॉप्ट करते थे, स्टडी करते थे कि यंग एज का बंदा एक बड़े गेटअप्स कर रहा है, या मुश्किल होती थी या चैलेंजिंग होता था? कैसे इतनी खूबसूरती से आपने निभा लिया? अच्छा, दुनिया में ऐसा है कि दुनिया में दो तरह के आर्टिस्ट हैं। एक स्टाइलाइज होते हैं, जो उनकी शख्सियत है वो उसी तरह के रोल करते हैं। एक होते हैं जो रोल बनते हैं। तो मैं वो रोल बनने वाला कैटेगरी वाला एक्टर हूँ। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ होती है
मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसका और कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियल लाइफ में बड़ा सॉफ्ट हूँ, उतना ज़्यादा लाउड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर करता हूँ फिर उनको बनाना पड़ता है कि तो मेरी शख्सियत में और कैरेक्टर में इसलिए लोगों को फ़र्क महसूस है। ज़बरदस्त, वो कैरेक्टराइजेशन करना ज़बरदस्त। तो जब फर्स्ट टाइम पहचान मिली या फर्स्ट टाइम लोगों ने पहचानना शुरू किया और वो घर वालों के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, वो आपकी मेमोरी में है अभी? हाँ, हम लोग जो कोयटा की गली में रहते थे तो उसमें आमने सामने घर होते थे, बड़ी सी सड़क होती थी, यहाँ भी घर है यहाँ भी घर है। तो वो जब ड्रामा चलता था तो वो जब ख़वातीन और बच्चे निकल के जब मुझे देखते थे और वो मेरे बारे में बात करते थे तो अच्छा लगता था। अच्छा, मैं को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मेरी ज़िंदगी में ये है कि मैं एक बड़ा नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आप जब मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको तरक्की मिलनी होती है। आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी मेहनत से आपको मिलनी होती है, जो आपके नसीब में लिखा होता है। इस पे बहुत पक्का मेरा बिलीव है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना है। और इसीलिए मैं काम के पीछे भी बहुत ज़्यादा नहीं भागता और काम नहीं भी हो तो मैं इतना परेशान नहीं होता। बड़ा नॉर्मल सा मैं रहता हूँ और किसी चीज़ को अपने दिमाग पे। तो वो वाला लम्हा नहीं कभी आया? अक्सर बहुत सारे लोगों से उनका इंटरव्यू करती तो मुलाकात होती तो वो बड़ा बड़ा बताते हैं कि वो जो लम्हा पहला के पहचान मिली या जब फेम मिला तो हम बड़े अब पता चल गया कि अब तो वही जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो अक्सर लोग बड़े उस पर बताते हैं। सो आप में कभी वो स्टार सेलिब्रिटी वाली चीज़ वो कभी ऐसा नहीं आया कि अब आई एम द सुपरस्टार? नहीं, वो तो आप भी देखें ना, मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्टर हूँ जिसको आइकॉन अखबार में जब वो रेटिंग हुई तो उस रेटिंग में उन्होंने मेरे लिए अ मैन विद 1000 फेसेस लिखा। या बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो मेरे बारे में जब वो राय देते तो वो कहते हैं कि जो नहीं कर सकता वो कोई और नहीं कर सकता। नो डाउट। तो उसके लिए दिमाग को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग काबू में नहीं होगा तो चीज़ें नई क्रिएट नहीं होंगी। तो मैं ज़्यादातर वो जो फूफा को अपने ऊपर तारी करने के बजाय मैं अपने रोलों की तरफ लगा रहता हूँ कि अब ये रोल बनाना है, अब ये रोल बनाना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो इस वजह से वो मेरा ना इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि मैं मगरूर हो जाऊँ, पकड़ जाऊँ या ये करूँ, नहीं, वो उस तरफ मैं नहीं जाता। बहुत सी शोहरतें मैंने देखी हैं जो डिसॉल्व होते हैं, तो वो फिर याद रखना चाहिए कि यार ये चीज़ें तो लाइफ में मतलब आना है। हम भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोटी कमाते हैं, बस ठीक है, इस तरफ से चलो। तो सर जैसे मैंने अपने तारुफ में कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन। तो हीरो बनने का शौक या ख्याल कभी दिल में आया? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले मुझे वो लोग नेगेटिव रोल्स देते ही नहीं थे। हाँ। लेकिन जब उस जर्नी का आगाज हो गया, जब फिल्मों के गाने, नीलूफर अब्बासी साहबा के साथ मैं हीरो था, फिर इस्मत इकबाल है उनके साथ एक आध प्ले में हीरो का रोल कर लिया, तो वो मुझे खुद अजीब लगता था यार मैं इसमें कोई ख़ास फिट नहीं बैठ रहा, क्लिक उस तरह से नहीं हो रहा, कोई चीज़ें और होनी चाहिए। तो चलो कोई ऐसे कैरेक्टर्स किए जाए जिससे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। तो फिर मैंने नेगेटिव मांग के किए, जैसे मदार में मैंने उनको कहा कि यार ये नेगेटिव वाला दे दें, वो मुझे पॉजिटिव इंस्पेक्टर दे रहे थे। मैं कहा ये गुलमस्त वाला मैं कर लूँ, यार छोड़ो यार इस तरह ना करो। तो मुझे याद है खालिद रऊफ साहब जो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा यार अगर ये करना चाह रहे तो करने दो। तो फिर मैंने जाके बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा के वाइट गेटअप करके तो वो फिर मैंने वो गुलमस्त का रोल किया। अच्छा, हम आपके कैरेक्टर्स की बात करें, मेरे मियाँ और अक्सर हम लोग जब कभी मूवी साथ देखते हैं ना, कोई ड्रामा देखते हैं, तो वो उनको विलन का जो किरदार है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा ना विलन्स के डायलॉग बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ यार आप ज़िंदगी में क्या हीरो हो या विलन हो, क्या हो? तो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, विलन 100% विलन। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या रीज़न? कहता है यार तुम मूवी नहीं देखती हो, मूवी में क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? मैंने कहा हीरो अच्छा लगता है सबको। तो कहता है एक विलन जो है ना वो पूरी मूवी में हीरो को मार मार के उसका कचूमर निकाल देता है, पूरी कहानी का वो मेन किरदार बन जाता है। और कहते हैं एंड पे जाके तब तो मूवी खत्म हो जाती है ना, जब मतलब विलन मरता है और हीरो को हीरोइन मिलती है, लेकिन पूरी मूवी में एक हीरो ने, विलन ने सबको घुमाया होता है। विलन देखिए हमारे माशरे का, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज की तरफ जाएं तो हमारे माशरे में नेगेटिविटी ज़्यादा है। आप देखें ना कि आपके मोहल्ले में कोई बहुत अच्छा कोई शरीफ सा आदमी रह रहा होगा, वो इतना पॉपुलर नहीं होगा।
अगर उसी मोहल्ले में कोई इस तरह का होगा जो मोहल्ले वालों को तंग कर रहा होगा, छतों पे चढ़ा होगा, पत्थर मार रहा होगा, बैल बजा के भागता होगा, वो सबको याद होगा कि फलाना आदमी ये हरकतें करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह विलन का भी यही है कि जो नए नए हरकतें और बुरे काम कर रहा होता है वो ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा होता है। जो बेचारा नेक शरीफ होता है वो एंड में जाके कहीं उसको मार मूर के हीरो बन जाता है। बस ये इतनी सी बात। अच्छा, हमारे लोगों के इमोशंस भी बड़े अटैच्ड हो जाते हैं ना किसी कैरेक्टर के साथ। मतलब जिसको प्यार करेंगे, जो हीरो है तो बस उसको प्यार करें। ये कोई अगर हीरो एंड पे कहानी में अगर मर क्यों हुआ, ये ड्रामे का एंड क्यों ऐसे हुआ, मतलब रोएंगे लोग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह अगर कोई विलन है तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देंगे कि ये तो बस सत्यानाश ही हो जाएगी। तो इसी वजह से जब नफरत करते हैं तो वो कैरेक्टर हिट हो जाता है। सो रियल लाइफ में आपको आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे जब लोग मिले हो आपसे और उन्होंने नफरत का इजहार किया हो कि भाई आपने फलां मूवी में या फलां ड्रामे में क्यों ये किरदार किया या क्यों ऐसे किया। यकीन माने सिर्फ एक वाकया था जो मैं कालिदास में वो होता है ना, मैं गाना गा रहा होता हूँ और मैं गुस्से में आके उसको ब्लेड मारता हूँ। उस पर एक खातून ने मुझे वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक थप्पड़ भी मारा था। तो मैंने उसको, जब वो काफ़ी नॉर्मल हो गई, मैंने कहा जी आपने इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया क्यों? उसने कहा बात ये है कि यार इतनी शिद्दत से आप वो करते हो कि खौफ आता, मतलब एक आदमी को डर लगने पड़ता। और मेरा शौर यही था कि वो शेव करता था और मैं ना बाहर खड़े होकर उनके साथ बातें करती थी। तो जब से आपने ब्लेड मारे मैं अपने शौर के साथ बात नहीं करती, दूर खड़े होकर बात। तो वो लोग इस चीज़ का असर लेते हैं ना। अगर उतनी गहराई के साथ और उतनी परफेक्शन के साथ आप कैरेक्टर को करेंगे तो लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। थैंक्स टू सोशल मीडिया ना, और इतने सारे चैनल्स के बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और जो उनकी इनर साइड होती है वो देखने को, जानने को मिलती है। बिल्कुल अलग से होती है। और वो लोग अच्छा भाई नहीं यार ये तो रियल जिंदगी में यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो अच्छा इंसान है। वो चूंकि एक किरदार होता है ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कंपेयरिंग कर रही हैं, तो जब आप कोई भी आर्टिस्ट आपके पास आता है या कोई भी किसी को भी आप बुलाते हैं तो उसके बारे में सारी नो हाउ आप कलेक्ट करती हैं ना। और कलेक्ट करने के बाद आप अपने जेहन में बिठाती हैं और फिर आप उनसे इंटरव्यू करते हैं। तो ये आपका काम है। इसी तरह हमारा काम है कि हमने अलग अलग रोल करने हैं और अपने आप को अलग अलग पेश करना है। अच्छा, तो अभी करियर में काम चल रहा है, साथ साथ ड्रामाज और फिल्म इंडस्ट्री पीक पे, बहुत सारी मूवीज़ हमारी बनी और इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ भी एक है, ज़ाती ज़िंदगी भी है। पहली मोहब्बत कब हुई ज़िंदगी में? ओए पहली मोहब्बत बस आप ये समझिए कि छोटी एज में, जो ओए होए आया है ना, दैट मींस के हाँ, छोटी एज में ना, वो साथ ही एक इलाके में हम लोग रहते थे और उसके साथ वो अच्छी लगने लग पड़ी। और उस वक्त तक ये समझ नहीं थी कि यार ये क्या है, कि भाई अच्छी लगती है, उसको देखना, उससे बात करने की कोशिश करनी। और लेकिन जब लाइफ की जो सच्चाई है उसको फेस ना करना जो है वो भी एक नुकसानदेह बात होती है। उधर उसको ये था कि शादी हो जाए। हम लोग बिल्कुल अभी भाई पे पड़े हुए थे ना, कमाते थे ना, खुश थे। तो फिर वो अचानक अबू की तबीयत खराब हुई, निकल गए, क्वेटा चले गए। तो वो फिर मोहब्बत अधूरी रह गई। तो अब कभी जब देखता हूँ तो वो बेचारी की नज़र की उसने ऐनक लगाई होती है और बड़ी। अच्छा, अब कभी जब देखता हूँ, मतलब वही रहते हैं हम लोग करीब ही। तो उसकी आंखों में गुस्सा होता है जो मुझे एक गिल्ट होता है कि यार बाकी। तो कभी डायलॉग भी हुआ, कभी बात भी हुई किसी मुद्दे पे? ऐसा नहीं, बस तो आंखों में बस। हाँ, बस वो देख के खामोशी। तो वो बेगम को बताया कभी अपनी पहली मोहब्बत के बारे में? सारी बेगम मेरी दोस्त है, उसको हर चीज में बता देता हूँ। जबरदस्त, कोई छुपाना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरी बीवी को ये 101% यकीन है कि घर का दरवाजा खोल के अकेला ही आएगा, साथ किसी को लेके नहीं आएगा। और मैं देखिए, बात ये है कि दुनिया में अल्लाह ने जो खूबसूरती पैदा की हुई है, मर्द के लिए अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हसीन औरत को पैदा किया। अगर औरत हसीन है, आपकी आंखों में उसके लिए आएगा, तो मेरी ये आदत है कि अगर बहुत खूबसूरत खातून है तो मैं उसको कह देता हूँ जी हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही है। बस इस हद तक मैं वो हूँ, इससे ज़्यादा मैं बढ़ने की कोशिश नहीं। लेकिन ऐसा ख़वातीन आपके पास आने से पहले नहीं सोचती होंगी? ऑब्वियसली जो आपकी बहुत सारी फैंस होती होंगी तो उनको तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इजहार मोहब्बत भी बहुत सारी ख़वातीन ने किया होगा, बहुत सारी फैंस होंगी। सो हाउ डू यू डील विद दैट? सेंस के साथ उनको समझा देता हूँ कि
मैं एक हद से आगे ना बढ़ सकता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है बढ़ने की। और बस ये है कि खूबसूरती को देख के खुश होता हूँ, खूबसूरती को एंजॉय करता हूँ, और फिर जो बहुत डिसेंट और मैनर्ड ख़वातीन होती हैं उनके साथ बात करने की भी कोशिश करता हूँ, और उनसे अगर नंबर शंबर हो तो चिट चैट भी कर लेते हैं, जबरदस्त। लेकिन एक डिसेंट वे में कि ना उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो ना हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो, वो को। अच्छा, फरमाइश आ रही है कि कोई डायलॉग भी हमारे साथ शेयर कर दें आप, आपकी मौजूदगी में, अगर कुछ थोड़ा सा माहौल हम बनाए, हमारी ऑडियंस भी, आई एम श्योर उनकी भी सुबह ऑडियंस को ऐसा करता हूँ, डायलॉग्स का ना मुझे ये होता है कि जब आप कैरेक्टर में फिट होते हो तो डायलॉग्स आपसे अच्छे बोले जाते हैं। मैं वो सजाद अली साहब का ना वो एथे कदी रावी, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, वो डायलॉग्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये भी अच्छे हैं। जबरदस्त। लिख के लाया हूं, मुझे चूंकि शायरी याद नहीं रहती, और शक था कि ऐसा क्वेश्चन भी होगा। होता है हमेशा। मैं गाना तो वैसे भी जहाँ भी जाता हूँ तो सुनते ही हैं, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां गजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सार छोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखा चो दरिया कोल के मैं जख्म दिता रोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे। बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है। और ये आजकल मेरा फेवरेट ट्रैक भी चल रहा है। क्या ही खूबसूरती से हमारे क्या ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वन गो में इसका जो वीडियो है वो भी बहुत खूबसूरत है। और जो लोग परदेश में हैं, आई एम श्योर वो बड़ा कनेक्ट कर पाते हैं, आंखों से आंसू भी सम टाइम तारी हो जाते हैं। आप किसकी याद में गाना सुनते हैं? मतलब किसी की याद में तो नहीं, अपने अपने उसके लिए अच्छा गाना, अच्छा म्यूजिक। देखिए, एक आर्टिस्ट में अगर उसकी आंख में हुस्न जमाल नहीं है, उसको सुनने की तमीज़ नहीं है, पढ़ने की तमीज़ नहीं है, लोगों से इंटरेक्ट करने की तमीज़ नहीं है, तो फिर वो इतना अच्छा आर्टिस्ट बेचारा होगा नहीं। ये सारी फीलिंग्स का गेम है। म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग। आप बहुत अच्छा म्यूज़िक सुने और अगर आपको थोड़ी सी सेंस है तो आप उदास हो जाते हैं, अच्छा अच्छी चीज़ वो देख के खो जाते हैं। जैसे मैं जब बारिश हो रही हो हल्की हल्की, तो मैं काफ़ी देर, मैं सहन है तो मैं उधर अपने लॉन्ज में बैठ के मैं बारिश को एंजॉय करता रहता हूँ अकेला बैठ के। और वैसे भी आर्टिस्ट के बारे में हम हमेशा सुनते हैं ना कि बहुत ही डीप ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि माहौल के, हमारे इन्वायरमेंट के, आप घर से यहाँ तक आए तो कितने सारे कैरेक्टर्स आपको रोड पर दिखे हैं। आंखें खुली रहे ना, आंखें और कान खुली रहे तो बहुत सी टोन्स, बहुत सी चीज़ें, बहुत से कैरेक्टर, बहुत से गेटअप्स, उन चीज़ों को आप पीते हैं, देखते हैं। मैं उस अपने जहन के कंप्यूटर में उसको बिठा लेता हूँ, और फिर जब मेरे पास कोई कैरेक्टर आता है तो फिर मैं निकालता हूँ बहुत सी चीज़ें, उनमें से फिर मैं फिट करता हूँ, तो अच्छा यार इसमें ये कैरेक्टर फिट हो जाएगा, तो वो फिर कैरेक्टर बन जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि नैयर एजाज साहब को कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है और एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत उदास करती है, तो वो आप क्या कहेंगे? मैं किसी की मदद करके, अल्लाह अगर मुझे इतनी हिम्मत देता है, मैं किसी की मदद करता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और उदास, बहुत खूबसूरत कोई चीज़ देख लूँ, घर देख लूँ, खातून देख लूँ, ये उदास से उदासी कैसे है? ना होने का उदास हो जाता हूँ, वो मेरी नहीं है वो चीज़, तो उस पर थोड़ा सा। तो हर खूबसूरत चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखना भी इंसान का एक उसका नेचर है, फितरत है ना। तो ऐसी कोई चीज़ जो कभी ना मिली हो, उसका दुख, उसका गम रहा हो हमेशा? हाँ, ऐसे बोल सकते, जैसे मेरा दिल करता है कोई महल मेरा हो,
और वो महल नहीं है, तो मैं थोड़े उस कुछ लम्हों के लिए, अच्छा मैं कुछ लम्हों के लिए उदास होता हूँ, हर वक्त नहीं होता। हाँ। नहीं, आप लोगों के दिलों के महल में आप जनाब राज कर रहे हैं, तो वो उससे खूबसूरत चीज कुछ क्या हो लम्हों के सकती लिए है। उदास होके फिर मैं उस उदासी को उड़ा देता हूँ, बस खत्म। बहुत खूब। अगर इजाजत हो तो नैयर साहब एक गेम आपके साथ छोटी सी खेल सकते हैं? बिल्कुल, जब आपके प्रोग्राम में आए तो सारा कुछ करना पड़ेगा। जबरदस्त। अच्छा, कुछ चंद डायलॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन बाय वन। तो पहले तो उसको सुन के आपके दिल में जो भी आएगा उस अंदाज में आपने वो डायलॉग डिलीवर करना है। और दो तरह की और कोई इमोशंस, गुस्से वाली हो सकती हैं, रोमांटिक हो सकती हैं, उसमें हम डायलॉग शेयर करेंगे। तो पहला डायलॉग अगर आप कहें तो शेयर करूं आपके साथ? जी प्लीज। ना करया करो चौधरी साहब। हाय 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 हाय, बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले बिल्कुल एतराज के अंदाज में होगा, और ना करया करो चौधरी साहब, और ना करया करो चौधरी साहब, ना करया करो चौधरी। वाह 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 वाह, आखिरी अंदाज बड़ा खूब था। ये तो बेगम के सामने ही होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि घर की चौधराहट भी हाँ, लेकिन सबके साथ यही होता है, नॉर्मल। बहुत खूब। मेरा नाम खान मलिक चौधरी है। वो मेरे ड्रामे का है। हाँ मेरी जान, कभी मैं खान होता हूँ, कभी मलिक होता हूँ, और कभी पता नहीं होता कि मैं क्या होता हूँ। मेरा नाम खान मोहम्मद मलक है। कभी मैं खान होता हूँ, कभी मलक होता हूँ, कभी पता नहीं होता मैं क्या होता हूँ। मेरा नाम खान मलक है, कभी मैं खान होता हूँ, कभी मैं मलक। वाओ, व्हाट अ ग्रेट एक्सप्रेशन, जबरदस्त। ये जो हम खाएंगे, क्या ये खाना होगा? ये जो हम खाएंगे, क्या ये खाना होगा? ये जो हम खाएंगे, क्या ये खाना होगा? ये जो हम खाएंगे, क्या ये खाना? That's amazing, क्या बात है। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? Amazing. मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? वाओ, हाय हाय मजे। डायलॉग। हाय हाय मजे। या हाय हाय, हाय हाय मजे, हाय हाय मजे, हाय हाय मजे। बहुत खूब जनाब, तालियां होनी चाहिए इस पे। जबरदस्त। मैंने तो सारे एक्सप्रेशन बहुत इंजॉय किए। आपको ज्यादा कौन सा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने में ऑन कैमरा बड़ा मजा आता है? और ये जो वेरिएशन आती है सर, ये मैं एक बात बताऊं, मैं जब भी कोई काम कैरेक्टर बना के जब काम करने जाता हूं, तो जब पहली दफ़ा कैमरा फेस करना होता है, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे। और ईमान से मुझे नहीं पता होता, वो रब्बुल इज़्ज़त बरकतें डालते रहते हैं। ये बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने देखा अभी क्विकली आपके डायलॉग्स थे, और उसमें आपने जैसे वेरिएशन की, इमोशंस की। अभी बहुत सारे आप यंग आर्टिस्ट से, फनकारों से भी मिलते होंगे। आपको क्या लगता है कि आपका टाइम जो था वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत होमवर्क करते थे, कैरेक्टर्स को बहुत पीते थे? आज क्या डिफरेंट है? हमारा जो टाइम था उसमें एक टेलीविज़न होता था और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। करेक्ट। जो बहुत अच्छा होता था उसको ज़्यादा काम मिलता था, बाकियों को नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मिलता। आज ये है कि आसानियों के लिए एक्टर को कास्ट कर लिया जाता है। आज वो मेहनत भी नहीं है, और उस तरह से बहुत अच्छा काम जल्दी निकल के भी नहीं आता। आर्टिस्टों को बेचारों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पास जाके उनके नाम के साथ कुछ होता है कि जी ये अच्छा काम करता है। पहले ये था कि कंपटीशन बहुत होता है, काम लेने के लिए आपको अच्छा ही करना पड़ता है। अब ये कि अगर आपकी लुक्स अच्छी हैं, चीज़ें बेहतर हैं, तो ठीक है, आपके प्राइस भी कम है, तो आपको हर जगह काम मिलेगा। तो कौन से आपके फेवरेट अदाकार हैं या हीरो हीरोइन पूछूं, जिन्हें बड़ी पोटेंशियल है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव द कैपेसिटी? मैं ना, पता क्या, मैं कभी भी जज नहीं हूँ। मैं हर एक को कहता हूँ कि जो काम कर रहा है, मैं जिसका भी काम देखता हूँ उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से नाप तोल करता हूँ कि हाँ यार, इसकी पिछला काम ऐसे था, तो अब ये ऐसा है। मेरे हिसाब से सब अच्छे हैं, सिर्फ नसीब की बात होती है कि कौन किस तरह से। कुछ का नसीब इतना अच्छा होता है कि वो कुछ ना करके भी अल्लाह ताला नवाज देता है। कुछ का नसीब ऐसा होता है कि वो कर के हफ जाते हैं, तो वो बेचारे एक जगह पे खड़े रहते हैं। ये सारा नसीब का गेम। लेकिन कोई पसंद, कोई लास्ट प्रोजेक्ट आपने देखा हो, आपको बड़ा अच्छा लगा हो? नहीं, मैं जिनको बहुत लाइक करता हूँ वो जैसे मालन ब्रांडो साहब जो नहीं है उनको, रॉबर्ट डी नीरो जी को, जॉनी डेप हैं, अपना अल्लाह आपको भला करे, कमल हसन है, और चार्लिस थेरन, मेरिल स्ट्रीप, तब्बू,
इन लोगों को मैं लाइक करता हूँ और इनका काम देखता हूँ। ज़बरदस्त। तो कोई पाकिस्तानी ड्रामा आपने लास्ट टाइम देखा हो या देखते हैं या वक्त नहीं मिल पाता? यार सच्ची बात ये है, मैं हर वो काम देखता हूँ जिससे मैं सीखूं। मैं वो काम नहीं देखता जिसपे मुझे क्रिटिसाइज करना पड़े। मैं आई हेट क्रिटिसिज्म। तो जो तन्हाई का वक्त है, जो अकेला वक्त होता है, उसको किस तरह से गुजारते हैं, क्या करते हैं? कुछ बहुत कैरेक्टरों के बारे में सोच के कि जी अब मुझे अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है स्क्रीन पे, ज़्यादा टाइम उस पर लग जाता है। और मेरी बीवी चूँकि बटनी है, वो बातें बहुत करती है, तो उसकी बातों को एंजॉय करता रहता हूँ। और ज़्यादातर तो बस अल्लाह का इतना शुक्र है कि फारिग इतना होता नहीं हूँ, काम अल्लाह ने काफ़ी दिया होता है, तो उसी में लगा रहता है। अच्छा, ड्रामाज हमारे बड़े फेमस होते हैं, पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी जो कंपैरिजन हम करते हैं ना हमारी नेबरहुड कंट्री से, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा फीडबैक आता है। स्टोरीज अभी आपको लगता है कि कुछ चैनल्स ऐसे आ रहे हैं बड़े अच्छे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक अप्रोच आ रही है? अब जैसे देखो, मैं अभी आपको बताऊँ, अभी एक ग्रीन चैनल आया, आपने अभी मुझे बताया कि जी उसमें आपका वो रोल है और ये वो। तो अब जब मैं पब्लिक में हम लोग निकल रहे हैं तो ग्रीन चैनल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि उनका कंटेंट अच्छा है, वो अलग कंटेंट के साथ आ रहे हैं। हमारे साथ ये हो गया है कि हमारे जो ड्रामा बन रहे हैं वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या बनाना है। वो कमर्शियल बनाने सास बहू की कहानी से बाहर ही नहीं निकले ना एक लंबे अरसे तक। देखिए, दुनिया में इतने मसाइल और इतनी चीज़ें हैं, अगर आप हर ड्रामे में ये दिखाएंगे कि नंद जो है भाभी को जहर दे रही है, सास बहू को मार रही है, तो यार हमारे माशरे में सिर्फ यही प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसके अलावा भी बहुत तो बिल्कुल ही एक सतही प्रॉब्लम है हर घर में। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिस घर में लड़के पे जिम्मेदारी होगी, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी को घर में जो लोग हैं वो टफ टाइम देंगे ही देंगे, ये एक बिल्कुल नॉमिनल सी बात, लेकिन उसको आपने कौमी मसला बना के अब टीवी पे उसको आप ले आए उस पे, तो वो तो कौमी मसला बना, कौमी मसला नहीं है यार, कौमी मसला बन गया। सास से कैसे जो है वो, तो इस तरह के ड्रामों से मैं भाग जाता हूँ कि यार मुझे क्या जरूरत है देखने की कि मैं अभी कोई क्रिटिसाइज करूँ, उससे बेहतर है कि मैं ना ही देखूं। अच्छा, अभी आपका जो कैरेक्टर, अभी एक जो प्रोजेक्ट ऑन एयर है उसमें जो जहाँ तक मैंने लास्ट देखा था, मैंने ऑफ स्क्रीन भी पूछा, अच्छा अगर बताऊंगा तो कहानी खुल जाएगी। थोड़ा सा हिंट भी नहीं देंगे कि नहीं, वो लोगों को देखने क्या खूबसूरत वैसे अंदाज था कि वो सिर्फ आवाज से ही, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। बिल्कुल, हाँ, वो बस ये है कि जी एक आदमी जो छोटी छोटी कॉलेज की वो बच्चियां, हाँ, उनको ट्रैप किस तरीके से, देखें, एक वो भी है, नसीहत भी है, उन मैसेज मिलेगा आपको लगता है इस कैरेक्टर के थ्रू? मैसेज है बिल्कुल उन फैमिलीज के लिए जो इग्नोर कर देते हैं अपने मसाइल की वजह से अपने बच्चों को, स्पेशल बेटियों को। तो फिर वो बेटियां जो हैं वो एक प्यार के चंद लफ्ज, चंद बोलों के लिए वो बिखर जाती हैं। वो ये कहानी है। आगे बच्चियां और भी बहुत सी लड़कियां होंगी, तो इस चीज़ पे अपनी फैमिलीज को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो बच्चियों के साथ उस तरह का एटीट्यूड ना करें कि वो उखड़ जाएं और वो हर वो फैसला कर ले जो उनके लिए बेहतर। आई थिंक ये बड़े छोटे छोटे मैसेजेस हम देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में जो जा रहे हैं और एक पैगाम मिल रहा है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आई एम श्योर कि जितने हमारे देखने वाले हैं उनको भी बहुत दिलचस्प लगा होगा हमारा आज का सेगमेंट। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।